मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने का। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम सस्ता सुंदर वेंचर के मैनेजमेंट से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे आय में ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है उनका। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ग्रोथ को कितना सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, साथ ही आगे नेटवर्क में विस्तार को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। और ख़ास बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और चेयरमैन बीएल मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और सर, थोड़े से इंडस्ट्री के डायनामिक्स हम समझना चाहेंगे आपसे सबसे पहले, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर का शेयर है फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे हैं वो लगभग 8 से 10% करंटली दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो शिफ्ट है वो आप कितना तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो? नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया हमारी कंपनी के बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि आपने सही प्रश्न किया कि भी एक इंडस्ट्री की मैक्रो डायनेमिक्स क्या है, तो मैक्रो डायनेमिक्स का देखिए, इंडिया जो अपना भारत देश है वो दुनिया की फार्मेसीज को कहते हैं और हम जेनेरिक मेडिसिन में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं मेडिसिन के। फिर भी 65% हमारी जनता को सही समय पे सही औषधि नहीं मिल पाती। इसका मेन रीजन यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिजिटल नहीं है और डाटा ड्रिवन नहीं है, और उसी की वजह से जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो हमने इसी का बीड़ा 2014 में चालू किया था। एक हमने B2C ई फार्मेसी बनाई सस्तासुंदर.com, जिसको हमने बाद में अभी फ्लिपकार्ट हेल्थ नाम है। एक हमने B2B प्लेटफॉर्म चालू किया रिटेलर शक्ति, जिसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ताकि दवाई की जो कंपनियां बनाती हैं वहां से माल उठा करके सीधा जो स्मॉल फार्मेसीज है वहां तक पहुंचाया जाए। तो इसके दो फायदे, एक तो पूरा का पूरा चैनल जो है वो डाटा ड्रिवन हो जाता है, और दूसरा जो रिटेलर्स को कमती दवाएं रखनी पड़ती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि भाई ग्राहकों को सही समय पे सही दाम पे और जेन्युइन मेडिसिन मिलती है। तो ये जो सेकंड आपका इसका लिंक था प्रश्न का कि भाई ऑर्गेनाइज मार्केट से जो 8 से 10% वो कहाँ तक जाता दिखता है, तो हमारा पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट 10 बरस में ये यहाँ से 50% तक जाएगा। बिकॉज सेम चीज दूसरी कंट्रीज में US, जापान, चाइना में हुई है, तो वो सेम इन्फ्लेशन पॉइंट इंडिया में भी है। तो ये यहाँ से नेक्स्ट 10 साल में 50% जाता हुआ दिखता है। चलिए, तो ये आंकड़ा 50% हो जाएगा 10 सालों में। और तमाम फैक्टर्स क्या वही हैं जो आपने गिनाए हैं जो इस ग्रोथ को और आगे बढ़ाएंगे? डिजिटाइजेशन हो गया और अवेयरनेस हो गई, क्या या इसके अलावा आपको लगता है कि थोड़ा सा और इकोनॉमी खुलने का भी फायदा होगा? ये बहुत बड़ा फायदा होगा। और धीरे धीरे क्या है कि देखिए, जो इंडिया की जो अभी यंग है, दे ऑल आर कमिंग विथ मनी इन द पॉकेट। तो इंडिया यदि 2047 तक यदि विकसित भारत बनना है तो उसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन तो फ्रंट में रहेंगे, और फिर जो डिजिटल जो भारत सरकार का मुद्दा है वो भी फ्रंट में रहेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिजिटल हेल्थ केयर का और प्लस इंडिया ग्रोइंग स्ट्रेंथ, और फिर जो आज इंडिया की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एजिंग होना चालू हो जाएगी, और जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी आती है तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज भी आती है, ओबेसिटी भी आती है, डायबिटिक भी आती है, इनका केयर करने की जरूरत है। और जैसे आयुष्मान भारत जैसी स्कीम में जब लोगों को पहले तो पता ही नहीं चलता था कि उनको डायबिटिक है, अब आयुष्मान भारत का बेनिफिट लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको ज्ञान होता है कि उनको डायबिटिक है, तो डायबिटिक की दवाएं लेनी चालू करते हैं, वो अपने हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ओवरऑल जो सारा फैक्टर है कि भी एक तो जनता की इच्छा स्वास्थ्य को ठीक रखने की, एक जनता की कैपेबिलिटीज उसके लिए पेमेंट करने की, और तीसरी बात है कि भाई डिजिटल कैपेसिटी कि भाई मैं घर बैठे सारा चीज की एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बात नहीं है मेरी इच्छा होते हुए नहीं मिले तो क्या करेंगे, पर यहाँ पे तो मिल भी रहा है आपको डिजिटली, और आपका पेमेंट, आपका कैपेसिटी भी है और आपका इच्छा भी है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की। थोड़ा सा रेवेन्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ अगर हम देखें तो ये लगभग 40% CAGR पिछले 3 साल से मेंटेन हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा आने वाले वक्त में भी? देखिए, हमारी जैसी कंपनी है ना, डिजिटल कंपनी है, इसमें हम अभी बहुत ही इन्फ्लेशन स्टेज में है, हम बहुत ही चाइल्डिश स्टेज में हैं। अभी हम लोग इसको पूरा वर्कड आउट कर रहे हैं कि कहाँ से क्या फिगर आते हैं। तो ईयर वाइज ईयर और Q2Q बोलना बहुत मुश्किल है। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम लोग ने जो इंटरनेट टारगेट सेट किया कि 10,000 करोड़ की रेवेन्यू की कंपनी बनानी है विद 5% EBITDA एंड 30% ROC, उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोग को लगता है ये शार्प ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में भी, इस सेक्टर में भी, और सस्टेनेबिलिटी लेकर के भी। तो हम लोग इसके बारे में बहुत पॉजिटिव है।
सर, B2C डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म में भी कंपनी जो है वो निवेश कर रही है और ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस है फ़िलहाल के तौर पे अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ पर ही अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ परखना चाहें, समझना चाहें, तो वो क्या है आपके मुताबिक? और क्या हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या यहाँ पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं? और इस हिस्से से कितना बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हमारा अभी हॉट टॉपिक है हमारी कंपनी के लिए भी। एक हम कंसेप्ट ला रहे हैं, क्विक हेल्थ। तो इसमें ये है कि भाई डॉक्टर है वो 15 मिनट में अवेलेबल रहेंगे। अभी देखिए 20% जो कंज्यूमर्स है वो दवाई की दुकान में जाके बोलते हैं मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई दे दो, और उनको एंटीबायोटिक्स मिल जाती है। इसको एड्रेस करने के लिए हम एक ऐप पे ला रहे हैं भी, आपको 15 मिनट में डॉक्टर रहेगा और सेम डे डायग्नोस्टिक हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे फ्लिपकार्ट हेल्थ के साथ जुड़ करके उनको सेम डे मेडिसिन हम कैसे पहुंचाया जाए, उसके बारे में अभी हम वर्किंग करेंगे। एक बार हमारे इस ऐप पे ट्रैक्शन आ जाए तो इसका एक क्विक हेल्थ का जो कंसेप्ट है कि क्विक हेल्थ, क्विक डॉक्टर एंड क्विक डायग्नोस्टिक, इस कंसेप्ट पे हम नेक्स्ट 1-1.5 महीना में हम इसका चालू कर देंगे। और उसके बाद ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे इसका क्या प्रोजेक्शन है, कितना क्या आ सकता है। मेन चीज है कि कस्टमर की एडेप्टेबिलिटी होती है, क्या ग्राहक इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं बाजार में। सर, अगर हम नेट कैश बुक्स पे देखें तो लगभग 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। इसकी यूटिलाइजेशन को लेकर कोई योजना फिलहाल? इसकी यूटिलाइजेशन की कई इसके यूटिलाइजेशन है। एक तो हमको जो रिटेलर शक्ति की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि वहाँ हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एक हमको डायग्नोस्टिक का ऐप की सक्सेस यदि मिलती है तो हम कुछ डायग्नोस्टिक में एक्विजिशन देख सकते हैं। और इसके दो के अलावा अभी फिलहाल हमारे पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफिकेशन में भी लगे हुए हैं। तो यदि हमारे को इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आई तो हम चाहेंगे कि इसको हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दें। सर, यहाँ पर आपकी लीडरशिप पोजीशन वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बढ़ाने को लेकर आपकी कोई योजना, और कोई और रिटेल फार्मेसीज को ऐड करने को लेकर आपकी कोई योजना? नहीं, रिटेल फार्मेसीज को हम तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक हमारा फ्लिपकार्ट हेल्थ अच्छा से चल रहा है। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ एक रिटेल का बहुत ही सुंदर, दुनिया का सबसे मोस्ट एफिशिएंट इकोसिस्टम है जो हेल्थ बट इकोसिस्टम ने बनाया 2013 से। इसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है और ये काफ़ी वंडरफुल इकोसिस्टम है जिसमें आपको डिजिटल के अलावा आप कस्टमर को एक फ्रंट एंड देते हैं। तो जो हमारा मेन मोटो है कि भाई ग्राहकों तक सही समय पे सही दाम पे दवाएं मिल जाए, उनको काउंसलिंग मिल जाए और उनको लोकल एक नेटवर्क मिल जाए, ट्रस्ट फैक्टर मिल जाए। तो इसका हम इंतजार करेंगे कि ये कहाँ तक पहुँचता है। यदि ये हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँचता तो डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे पक्का। यहाँ पर कुछ करंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने को लेकर भी कुछ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये हम कब तक होता हुआ देखेंगे? और इसके बाद क्या किसी भी तरह की एंटिटीज़ का डीमर्जर किसी सेपरेट यूनिट में होता हुआ हम देखेंगे? कोई ऐसी योजना है? हाँ, जरूर ऐसी योजना है। हमने एक एक्चुअली बीएससी एनएससी में फाइल भी किया था कि इस योजना के तहत जो सस्ता सुंदर हेल्थ बडी लिमिटेड जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है वो लिस्ट हो जाएगी। और इस योजना के तहत जो होल्डिंग कंपनी है उसका स्ट्रक्चर डिमिनिश हो जाएगा। और जो हमारी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी माइक्रोसेक रिसोर्सेज वो एक अलग से लिस्ट हो जाएगी कंपनी। अब इसका कुछ टेक्निकल रीजन से हमको रीफाइलिंग करना पड़ेगा। तो हमारी जून फर्स्ट वीक में ऑडिटेड अकाउंट्स एक बार आ जाते हैं, उसके बाद हम रीफाइलिंग करेंगे। और हमको लग रहा है कि रीफाइलिंग करते ही हम जो नया स्ट्रक्चर है वो तो क्लैरिटी आ जाएगी, पर उसको जो गवर्नमेंट अप्रूवल है वो मिलने में करीब 12 महीने से 18 महीने का समय लगता है। तो उसके तहत हम कर देंगे, पर हम लोग इसके लिए कमिटेड है करने। चलिए मित्तल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, समय निकाला, तमाम प्रश्नों के जवाब है। गिरीश सोदानी से हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट शो पर। गिरीश, आपने तमाम बातें सुनी जो मैनेजमेंट ने कही और तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की, उनकी विस्तार योजना से लेके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स पर। अब तमाम पहलुओं की बात आपने सुनी है इस पूरे सेक्टर पर, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी राय और क्या करना चाहिए दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये सेक्टर को थोड़ा समझना चाहिए, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म विजन सेक्टर है। कोई बहुत अच्छा रिटर्न आपको बहुत इमीडिएटली नहीं मिलता इस सेक्टर के अंदर। अगर हम इनके नेट मार्जिन की भी बात करें, क्योंकि नेट मार्जिन काफी लो हैं, बट इन्होंने काफी अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम करा है। हम लास्ट के 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर्स में भी देखेंगे तो नेट मार्जिन धीरे धीरे इंप्रोवाइज हुए हैं। बट अगर इस सेक्टर की हम बात करें, जैसे कि अभी रिसेंटली हम एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो हेल्थ केयर और इनोवेशन सेक्टर्स का जो 2028 का एक एस्टिमेशन है वो लगभग 60 बिलियन मार्केट शेयर हो जाएगा।
हालांकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ के अलावा, बट इनके अलग अलग वर्टिकल्स है। जैसे इनका डायग्नोस्टिक सेंटर है, B2B है, B2C है, फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी है। तो फ्लिपकार्ट के साथ में इनका जो कोलैबोरेशन है उसमें मार्जिन का इम्प्रोवाइजेशन काफी इजीली होता है। तो अगर इस पूरे सेक्टर्स को समझा जाए तो सेक्टर्स में काफी अच्छा डेवलपमेंट है जो धीरे धीरे हो रहा है। तो अगर हम अगले 2 से 3-4 साल की बात करेंगे तो ये सेक्टर हमें एक अच्छा बूमिंग सेक्टर के तौर पे नजर आएगा। तो अगर हम सस्ता सुंदर की बात करते हैं तो वर्टिकल सिंपल सा ये है कि आपको अगर 1-2 साल के लिए कुछ प्लान करना है, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका विजन हम अगले 2 से 2.5 साल के लिए 500-550 का एक रेंज जरूर लेके चल सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म कोई व्यू है 2 से 3 महीने 4 महीने का, तो आपको कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो आपका व्यू हमेशा थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और सिर्फ इस सेक्टर की हम बात या इस स्टॉक की हम बात नहीं कर रहे, फार्मेसी से जुड़े हुए या फिर फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर इनोवेशन सेक्टर्स हैं, सब में 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम देना ही चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को। ऑलराइट गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और बाजार पर और चुनिंदा स्टॉक्स पे अपनी राय रखी। धन्यवाद।